हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट फर्स्ट की इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, भारत में मानवीय साधन विकास के संकेतक, साक्षरता, स्वास्थ्य व पोषण, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन इंडिया, लिटरेसी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इससे पहले हमने कुछ वीडियो में भारत में जनसंख्या की समस्या और भारत में श्रम शक्ति का व्यावसायिक वितरण पढ़ा था। यह उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया में दूसरे नंबर का देश है और यहाँ पर एक विशेष बात हो रही है कि यहाँ पर पूरी दुनिया में इस समय जो युवा वर्ग हैं वो सबसे अधिक भारत में हैं। जनसंख्या में युवाओं का अनुपात सबसे अधिक है। तो एक तरफ तो हमने ये पढ़ा था कि जनसंख्या समस्या में, इतनी बड़ी जनसंख्या समस्या है, उसके क्या कारण हैं और जनसंख्या का विकास पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। परंतु इसके साथ साथ हमने एक सकारात्मक पक्ष भी देखा कि जनसंख्या केवल एक प्रॉब्लम ही नहीं होती, बल्कि जो मानवीय साधन होते हैं, यदि उनका ठीक प्रकार से उसमें विनियोग किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, तो मानवीय साधन जो होते हैं वह उन पर साक्षरता पर, उनके स्वास्थ्य और पोषण पर खर्च किया जाए तो वह एक विकास के साधक के रूप में, विकास के इम्पोर्टेंट साधन के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी दृष्टि से हम पढ़ेंगे कि मानवीय विकास पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल की पूर्ति और स्वच्छता आदि का गहरा प्रभाव पड़ता है। एक देश की सामाजिक प्रगति के संदर्भ में हम इसका विवेचन करते हैं। भारत ने योजना काल में इन क्षेत्रों में काफ़ी सुधार दर्शाया है, लेकिन विकसित देशों की तुलना में अभी भी भारत इस मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यही नहीं बल्कि देश के विभिन्न भागों में साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में काफ़ी अंतर पाया जाता है। जैसे केरल राज्य है, वो साक्षरता की दृष्टि से बहुत अच्छा है। कुछ राज्य काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इन्हें भी आगामी इस असमानता को भी सरकार को दूर करना होगा। साक्षरता, लिटरेसी, भारत में शिक्षा के विकास में साक्षरता की प्रबल भूमिका मानी गई है। वैसे ही शिक्षा के संदर्भ में प्राथमिक, सेकेंडरी व उच्च स्तरीय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन आम आदमी की साक्षरता का सामाजिक प्रगति में विशेष योगदान माना गया है। भारत में उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो एक साधारण पत्र लिख सकता है और पढ़ सकता है। केवल हस्ताक्षर कर लेने मात्र से ही कोई साक्षर नहीं हो जाता। अतः साधारण रूप से पढ़ने लिखने की योग्यता प्रत्येक नागरिक में होनी चाहिए, तभी वह लोकतंत्र के प्रति अपनी समस्त जिम्मेदारियों को पूर्ण कर पाएगा और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा पाएगा। आजकल वित्तीय समावेशन में बैंकों से व्यवहार करने, दैनिक समाचार पत्रों को पढ़कर देश विदेश की गतिविधियों को जानने की योग्यता प्राप्त करने और अनेक दैनिक कार्यों में साक्षरता की भारी आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। पिछली जनगणना जो 2011 में हुई थी, उसके परिणामों के अनुसार 2011 में व्यक्तियों में कुल हमारी जो साक्षरता है वो 73% है, पुरुषों में वो 80.90% है, जबकि स्त्रियों में 64.60 है। और साक्षरता की दर के लिए 1971 तक 5 वर्ष व अधिक आयु की जनसंख्या का आधार लिया गया था, जिसे 1981 में व बाद में 7 वर्ष व उससे अधिक का आधार लिया गया। हमें इससे यह पता चलता है कि 1951 से लेकर 2011 तक 60 वर्ष की अवधि में भारत में पुरुषों, स्त्रियों व संयुक्त रूप से व्यक्तियों में साक्षरता के प्रतिशत में काफ़ी वृद्धि हुई है। लोग शिक्षा का महत्व समझने लगे हैं और लोग अपने बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं। पुरुषों में यह लगभग 27% से 81% बढ़ी है। 1951 से लेकर 2011 तक आनुपातिक रूप से तिगुनी हुई है। स्त्रियों में लगभग 9% से 65% बढ़ी है, 7 गुनी बढ़ी है, तथा समस्त व्यक्तियों के लिए यह 4 गुनी हो गई। यह एक अनुकूल प्रवृत्ति का सूचक है। हम जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तब शिक्षा का जो आधारभूत ढांचा था वो बहुत विकसित नहीं था। साक्षरता के अनुपात व हस्ताक्षरता के अनुपात में अंतर होता है। वास्तव में साक्षरता का स्तर सामाजिक विकास में ज़्यादा महत्व रखता है। कुछ राज्यों में 2001 से लेकर 2011 में साक्षरता की दरें, जो इसमें ऐसे वाले राज्य हैं, ये 8 राज्य हैं एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप,
में शामिल माने गए हैं। इसमें प्रथम 4 राज्यों को आशीष बोस ने बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा। आजकल इन 8 राज्यों को प्रायोरिटी स्टेट्स, प्राथमिकता प्राप्त राज्य कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या की समस्या को हल करने की विशेष आवश्यकता है। पहले ये राज्य थे, इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जो बीमारू राज्य थे उनका अब नाम बदल दिया गया है। इसमें है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और अब हम देखेंगे कि सरकार ने साक्षरता और शिक्षा प्रसार के लिए कई उपायों का सहारा लिया है। फर्स्ट है प्राइमरी, प्राथमिक, जो फर्स्ट से लेकर 5वीं तक होता है, अपर प्राइमरी तक नामांकन में वृद्धि को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके लिए स्कूलों की स्थापना की गई है, स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है, पुरुष व महिला शिक्षकों का विस्तार किया गया है, छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और अन्य प्रोत्साहन और स्कॉलरशिप इत्यादि का व्यवस्था की गई है। जुलाई 2004 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम आरंभ की गई, जिसके द्वारा लड़कियों के लिए अपर प्राइमरी स्तर की स्कूलों की स्थापना की गई, जिससे SC, ST और अन्य पिछड़ी जातियों को बच्चियों को अध्ययन की सुविधा प्राप्त हुई। समग्रीकृत बाल विकास स्कीम, आंगनवाड़ी के तहत स्कूल से पूर्व की शिक्षा में सुधार किया गया। मिड डे मील स्कीम के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रेरित करने के लिए सरकार काफ़ी धन व्यय कर रही है, ताकि बच्चे में स्कूलों का ड्रॉपआउट्स कम हो और उनके पोषण में सुधार हो, उन्हें स्कूल में खाना मिल जाए। सरकार लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है, उसके लिए छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है और लड़कियों को निःशुल्क साइकिल वगैरह उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि दूर दराज के क्षेत्र से भी लड़कियां स्कूल आ सकें। आगामी वर्षों में साक्षरता व शिक्षा में अधिक प्रगति होगी। राजस्थान में भारी संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति की गई है, ताकि बच्चे स्कूल जाएं तो पद रिक्त न हो और उन्हें वास्तव में शिक्षा मिले। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को अपर प्राइमरी स्तर तक स्कूल में रोकने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। इसमें नई स्कूल खोलने, स्कूल भवन बनाने, पेयजल की आधारभूत सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, अध्यापकों की नियुक्ति आदि के कार्यक्रम अपनाए गए हैं। शिक्षा पर व्यय देश के सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान के 3% के स्तर से बढ़कर 4 से 5% करना चाहिए, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में सभी राज्यों का वांछनीय विकास हो सके। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RT एक्ट के तहत बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का मूलभूत अधिकार दिया गया है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया था। सरकार साक्षरता व शिक्षा की प्रगति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे आगामी दशक में इस क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। जैसा कि आपने देखा, जब हमने बजट वाला वीडियो पढ़ा था, तो इस बजट में भी सरकार ने शिक्षा के ऊपर व्यय करके 1500 स्कूल को क्रमोन्नत करना चाहे, उनका विकास करना चाहे। आदिवासी क्षेत्र में जो स्कूल होते हैं, एकलव्य स्कूल वगैरह, उनके विकास की बात की है, और देश में कई सैनिक स्कूल इत्यादि खोले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य, हेल्थ। आर्थिक विकास और स्वास्थ्य की स्थिति एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करती है। इसका सबसे बड़ा आपने इस समय अपना उदाहरण देखा कि कुछ समय से सरकारें अगर स्वास्थ्य को बजट में पर्याप्त पैसा नहीं दे रही थी, तो उसका परिणाम यह हुआ कि जैसे अचानक वैश्विक महामारी कोरोना आई, तो उस समय देश की स्वास्थ्य की दृष्टि इस लायक नहीं थी कि वो इस बीमारी को झेल सके। तो इसके लिए लॉकडाउन के दौरान तुरंत व्यवस्था की गई और कई कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए गए, डॉक्टर्स के लिए PPE किट इत्यादि संसाधन उपलब्ध कराए गए, वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिकों को संसाधन दिए गए। इसी कारण इस बार का जो सरकार का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, वो विशेष रूप से स्वास्थ्य की ओर झुकाव लिए हुए हैं, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च को काफ़ी बढ़ाया गया है। पिछले 2 दशकों से भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन हुए हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर में कमी आई है। लोगों की औसत आयु में भी वृद्धि हुई है। सरकार ने लोगों की पहुंच में आने लायक स्वास्थ्य संबंधी कई कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। देश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों की ग्रामीण और अर्ध शहरी केंद्रों में स्थापना की गई है, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे का विकास किया जा सके। शहरी क्षेत्रों में कई विशेषज्ञता वाले अस्पतालों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे कहते हैं NRHM, में
यह 2005 से प्रारंभ किया गया। इसमें 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें 8 पूर्व वर्णित एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के राज्य हैं और 8 उत्तरी पूर्वी राज्य हैं। इसमें स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और मलेरिया, अंधेपन, टीबी, कोढ़ आदि रोगों के इलाज की व्यवस्था की जा रही है। इनके माध्यम से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी आदि दवाइयों की सुविधा भी दी गई है और इसमें काफ़ी नर्सों और डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। जननी सुरक्षा योजना का लाभ काफ़ी महिलाओं को पहुंचाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा जो होती है के माध्यम से महिलाओं में दवाइयों का वितरण इत्यादि किया जा रहा है। रोगी कल्याण समितियों, ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों के माध्यम से भी स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के कार्य संपादित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 6 अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान एम्स जैसे संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। कई मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। एड्स के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी हैं। आयुष के तहत आयुर्वेद, योग, नेचुरलपैथी, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथी के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखभाल के संबंध में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इनको दवाइयों के क्षेत्र में सरकारी भारतीय प्रणाली में आवश्यक मान्यता प्रदान की गई है। भारत में शिक्षा, आमदनी, शहरीकरण के विकास के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ती जा रही है। इनकी पूर्ति में निजी क्षेत्र का योगदान भी आवश्यक हो गया है। वर्तमान में 70% हॉस्पिटल और इसमें 37% बिस्तर निजी क्षेत्र में पाए जाते हैं। केंद्रीय सरकार ने 4000 अतिरिक्त मेडिकल स्नातकोत्तर सीटों की व्यवस्था 2010-11 के शैक्षणिक सत्र में स्वीकृत कर दी थी। इसी अवधि में केंद्रीय सहायता के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.6% व्यय किया जाता था, जिसे अब बढ़ाया गया है। पोषण, न्यूट्रिशन। आजकल निर्धनता निवारण से ज़्यादा ध्यान भूख समाप्त करने व पोषण पर दिया जा रहा है। अतः कुपोषण व अन्य पोषण से संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए 5 वर्ष से नीचे के बच्चों में कम वजन, उनका कद जिनका कम होता है और वेस्टिंग के माप भी देखे जाते हैं। अंडर वेट में आयु के अनुसार कम वजन देखा जाता है और कद में आयु के अनुसार कम लंबाई होती है, ये देखा जाता है। एवं वेस्टिंग में लंबाई, हाइट के अनुसार कम वजन आंका जाता है। भारत में 5 वर्ष से नीचे के आयु के बच्चों के लिए जो सर्वे होता है के माध्यम से इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं। पोषण की अवधारणा केवल कैलोरी की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, यह अन्य तत्वों पर भी निर्भर करती है, जैसे पेयजल की स्वच्छता और पानी व्यक्ति के स्वास्थ्य की दशा भी उसके पोषण संबंधी दशा को प्रभावित करती है। भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने में पेयजल, स्वास्थ्य की देखरेख और पर्यावरण की दशा का प्रभाव पड़ता है। यदि पेयजल की गुणवत्ता घटिया है तो पोषण का स्तर नीचे ही रहेगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य को उचित देखभाल और बेहतर वातावरण में ही पोषण ऊंचा हो सकता है। स्वास्थ्य की घटिया और कमजोर देखभाल का दूषित पर्यावरण में पोषण का स्तर काफ़ी नीचा होता है। पोषण पर व्यक्ति के रोजगार की प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जरूरी नहीं कि केवल निर्धन व्यक्तियों में ही पोषण का अभाव पाया जाए, बल्कि गैर निर्धन व्यक्तियों में भी पोषण का अभाव अथवा कुपोषण की स्थिति पाई जाती है। इसलिए कुपोषण की समस्या निर्धनता से भी ज़्यादा गंभीर मानी जाती है। कुपोषण के निर्धारक तत्व हम देखें तो इसमें माता की पोषण स्थिति में सुधार होना चाहिए, माता की शिक्षा में सुधार होना चाहिए, माता की आयु सही होनी चाहिए और प्रसव पूर्व डॉक्टरी जांच, सलाह और दवाई का सेवन होना चाहिए। लेकिन माता के द्वारा अमुक जगह पर कार्यरत रहने पर कुपोषण में वृद्धि होती है। ज़्यादातर निर्धन परिवारों में माताएं काम पर जाती हैं, इसलिए उनके बच्चों में कुपोषण का प्रभाव देखने को मिलता है। रहन सहन के स्तर में वृद्धि से कुपोषण का स्तर कम किया जा सकता है। परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने से कुपोषण का स्तर बढ़ता है। इसके लिए सरकार ने एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ध्यान दिया है कि भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों पर सब्सिडी देकर उनके वितरण की व्यवस्था करती है। उससे निर्धन वर्ग को राहत मिलती है। लेकिन इस पीडीएस व्यवस्था में भी कई दोष पाए जाते हैं, जैसे निर्धनों को समय पर खाद्यान्न वितरण न उपलब्ध होना, राशन का कुछ खाद्यान्न खुले बाजार में पहुंच जाना, गोदामों के अभाव में खाद्यान्न नष्ट हो जाना। अब सरकार यूनिक पहचान पत्र आधार में नंबर जारी करके वितरण व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही है। साथ ही पूरे देश वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना है। साथ में निर्धनों के लिए नकद राशि का हस्तांतरण भी किया जा रहा है। और एक समिति ने
केरोसिन, उर्वरक और रसोई गैस पर सब्सिडी के प्रश्न पर भी विचार किया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया गया। भविष्य में खाद्यान्नों के वितरण और प्रबंधन में सुधार होने से कुपोषण की समस्या पर कुछ सीमा तक हल किया जा सकता है। समग्रीकृत बाल विकास सेवाओं का विस्तार। यह कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया। यह केंद्र चालित राज्य प्रशासित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जिसके माध्यम से माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण में सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं। मिड डे मील का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 1995 में चालू किया गया जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसे पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। यदि इस कार्यक्रम को सफाई से संचालित किया जाता है तो स्वास्थ्यप्रद भोजन और साफ पानी की व्यवस्था होती है। इसके परिणाम अच्छे आते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन और पोषण अभियान। यह स्कीम 36 राज्यों और संघीय प्रदेश के सभी जिलों में 2018 से प्रारंभ की गई और राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में इसे मनाया जाता है। यह मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित किया जा रहा है। कुपोषण के स्थायी समाधान के लिए अनेक उपाय करने होंगे। इसके लिए जनसंख्या पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण, तीव्र व समावेशी विकास, दूसरी हरित क्रांति, रोजगार संवर्धन के लिए विनिर्माण क्षेत्र की तर्ज पर तेज गति से विकास करना होगा। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना होगा। कुपोषण का दीर्घकाल में इसका समाधान करना का प्रयास सरकार को करना चाहिए। धन्यवाद।